Hello students, we are into the lecture number 5th on this chapter Laws of Motion of Standard 11th. So in today's lecture, we are going to study three topics. First one is a new physical quantity called as impulse. Second one is we are going to study rotational analog of force called as torque. And the third thing that we are going to study is couple. Okay, so couple is not that what you are thinking. I agree, couple means two in number, but not two persons. Okay, couple here means two forces. Okay, so these are the three topics that we are going to study: impulse, torque, and couple, and the numericals related to that. This session is not going to be that lengthy like my previous all sessions of this chapter, and from that you can understand that we are towards the end of this chapter. Okay, so let's proceed with the new physical quantity called as impulse. First of all, impulse का formula समझते हैं. Impulse has a formula force into time. Okay, second formula it has, which is mv minus mu. Okay, change in momentum. तो ये फॉर्मूला जाना पहचाना है, आया किधर से? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आया फिर से न्यूटन के लॉ से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. So you know that rate of change of momentum mv minus mu, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, रेट ऑफ वर्ड मतलब डिवाइड बाय टाइम, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ठीक है, सो ये t को इधर भेज दो. सो mv minus mu विल बी इक्वल टू ft. ठीक है, सो ये जो टर्म मिला, ये दोनों टर्म, दिस बोथ टर्म्स आर नथिंग बट इंपल्स. ठीक है, सो इंपल्स का सिंबल कैपिटल J. क्लियर विद दिस? नाउ इसका यूनिट क्या होगा फिर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर टू यूनिट्स पॉसिबल फॉर इंपल्स, यूनिट्स ऑफ इंपल्स. देखो फॉर्मूला में से बनाओ. फर्स्ट ये फॉर्मूला को देखो. फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन. टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकेंड. हियर दिस इज डिफरेंस ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम का जो यूनिट होगा वही यूनिट इंपल्स का भी होगा. सो मोमेंटम का यूनिट क्या हो सकता है? यू नो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. सो मास है इसलिए केजी आएगा, वेलोसिटी है इसलिए मीटर पर सेकेंड. गॉट दिस? सो दिस इज हाउ वी हैव टू यूनिट्स ऑफ इंपल्स. नाउ ये तो समझ गया फॉर्मूला. ठीक है, इंपल्स का क्या है. बट अगर आपको पूछो इंपल्स है क्या एक्चुअल लाइफ में, फॉर्मूला नहीं समझना है बट एक्चुअली है क्या वो. सो टू अंडरस्टैंड दैट लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. इंपल्स तब डिफाइन करते हैं, इंपल्स का नेसेसिटी तब होता है जब हम बैट से बॉल को हिट करते हैं. ठीक है, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, व्हेन वी हिट अ नेल विथ अ हैमर. खिल्ली ठोकना है तो हथौड़े से मारते हैं ना हम लोग. सो अंडर दिस थ्री केसेस हमको इंपल्स डिफाइन करना पड़ता है. बट अभी क्यों यही केसेस में इंपल्स डिफाइन करना पड़ता है? बिकॉज यहां पर फोर्स तो है, एग्रीड, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, बट वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. ओके, जैसे हैमर से नेल को हिट किया तो वहां पर टाइम ऑफ हिटिंग, कांटेक्ट जो हो रहा है किसका किसका, हैमर का एंड नेल का, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. बट ये फोर्स और टाइम मिलाकर डेफिनेटली एक मोमेंटम जनरेट करते हैं. एग्रीड और नॉट? नेल सीधा अंदर घुसता है, सो देयर इज डेफिनेटली सम मोमेंटम क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड टाइम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इंपल्स क्रिएट हुआ है. सिमिलरली व्हेन यू हिट अ बॉल
विथ अ बैट, 6 मारने के लिए हिट किया, वहां पर भी बैट एंड बॉल का कांटेक्ट वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ओके, हार्डली कुछ कांटेक्ट होता है, ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं होता है, बट इसका इफेक्ट देखोगे तो ओ माय गॉड, बॉल गोज इनटू द स्टेडियम, करेक्ट है कि नहीं? सो हियर आल्सो फोर्स प्लस स्मॉल टाइम creates a large change in momentum. Got an idea? फुटबॉल का भी सेम है, I'll not describe it again. So the conclusion is ऐसे कुछ केसेस है जहां पर फोर्स एंड appreciably small time both together creates a large change in momentum. करेक्ट है कि नहीं? So that is how impulse का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करते हैं, ओके, वहां पर ये फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ये सब चीज का, ये सब एग्जांपल्स का, y एक्सिस पे होगा फोर्स एंड x एक्सिस पे होगा टाइम. सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. From this graph what we understand कि इनिशियली फोर्स इतना नहीं था. जैसे हैमरिंग करना है तो आप इनिशियली फोर्स तो उतना अप्लाई नहीं करते हो, बट जब नेल को टच करना है तब डेफिनेटली फुल फोर्स लगा देते हो. सो ये जो वो पॉइंट है, दिस इज द फुल एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है. एंड वो जो फुल फोर्स आप अप्लाई करते हो किसके ऊपर? कील के ऊपर, नेल के ऊपर, वो ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई नहीं करते हो, इसलिए ये एकदम पॉइंटेड पार्ट है. अदरवाइज अगर ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई किया होता सो देन इट वुड बी लाइक दिस. ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता कि ये देखो, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड एंड फॉर दिस मच टाइम. लेट्स से हियर वी हैव 3 सेकंड, हियर वी हैव 5 सेकंड. सो फॉर 2 सेकंड्स, आर यू गेटिंग? मैंने सिर्फ सिंपल वैल्यूज लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. यहां क्या समझ में आता है? फॉर 2 सेकंड्स, 3 से 5 सेकंड तक कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई हुआ है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू का. बट एक्चुअली ऐसा होता है? नो. टाइम तो हार्डली कुछ होता है, ठीक है, जब हम हिट करते हैं नेल को हैमर से, इवन बॉल को बैट से. सो टाइम तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए दिस इज अ शार्प, वेरी वेरी शार्प पॉइंट, ओके, very very sharp point where the force value is maximum and the time value is just few seconds, not even few seconds, okay, not even 1 second, also less than 1 second, okay. So ऐसा कुछ ग्राफ होता है and then again you can observe force decreases, ठीक है. so impact होता है for very very less time. so ये हो गया ग्राफ in such examples. Now we have to understand one more thing. अगर ये ग्राफ के नीचे का एरिया मैं फाइंड करता हूं like this, let me join this, and if I find this area, what I am going to get? If the answer over here is I am going to get impulse, okay, area under the graph of force time, okay. now this is the third case where you are seeing something area under the curve. याद करो, फर्स्ट केस चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ प्लेन. अगर आपने ग्राफ बनाया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है, एंड उसके नीचे का अगर आप एरिया फाइंड करते हो लाइक दिस एरिया, then it gives you what? It gives you displacement or distance, ठीक है. ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ सम्स भी किए हैं हम लोग ने. ग्राफ इज समथिंग लाइक ट्रेपेजियम. सो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है. सिमिलरली ट्रेपेजियम का याद आ ही गया है. सो यू मस्ट हैव सीन द सेम थिंग इन दिस चैप्टर इटसेल्फ where the graph is between force and displacement, okay. so समझ लो ऐसा कुछ ग्राफ है like this. so again आपने अगर ये पूरा एरिया फाइंड किया, this whole area,
then you will get the amount of work done. ठीक है, एंड ये आपका थर्ड केस है इन विच फोर्स टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं टाइम, फोर्स टाइम का ग्राफ है एंड एरिया फाइंड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ इंपल्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज impulse. So let's proceed for the next topic called as torque. Very interesting one, and it has its applications in, I would say, the physics part 2, where electricals, magnetism, all these things are involved. So देखो, torque means rotational effect. बस इतना याद रखो, जहां जहां rotational effect दिख रहा है, over there torque is involved. Okay, let's take the best example of a door. I know door जैसा दिख नहीं रहा है, but ये door है. Okay, so this door, here we have a knob. अब मुझे ये door को open करना है. Okay, like धक्का मारना है. Okay, so here is the axis of rotation of the door. Clear? So if I want to push this door, okay, मैक्सिमम लोग यहां पर ही धक्का मारेंगे, यही पार्ट में, क्योंकि उनको खोलना है ना, या तो फिर बंद करना है, व्हाटएवर, रोटेशन करवाना है डोर का. सो दे विल डेफिनेटली पुश ओवर हियर. ओके, एंड रोटेशन होता भी है, डोर क्लोज भी हो सकता है या ओपन भी हो सकता है. ठीक है, बट ये रोटेशनल हुआ क्यों? बिकॉज हियर देयर आर टू टर्म्स इन्वॉल्व. ओके, वन इज द फोर्स and another one is the moment arm. ठीक है, ये दोनों जो टर्म मैंने बताया, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड ये रोटेशनल इफेक्ट को ही टॉर्क बोला जाता है. सो टॉर्क का सिंबल देखो, पहले तो ऐसा है. ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर टॉर्क, एंड इट हैज फर्स्ट टर्म कॉल्ड एज मोमेंट आर्म एंड सेकेंड टर्म इज फोर्स. Moment arm is R and force is F. So moment arm क्या है, पहले वो समझो. Moment arm is the perpendicular distance from the axis of rotation to the application of force. I repeat this. Moment arm is the perpendicular distance. Distance किसके बीच में? Axis of rotation. ये axis of rotation है, इसके अराउंड ये पूरा डोर घूमने वाला है. ठीक है, so yeah, this is the axis of rotation and the application of force. जैसे for example यहां पर हमने अप्लाई किया है फोर्स को, this point. ठीक है, so this distance, axis of rotation से application of force, this is our R. ठीक है, so ये दोनों मिलकर टॉर्क क्रिएट करते हैं. Now let's take some cases. इस बार मैंने फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं किया, आई एम अप्लाइंग फोर्स समवेयर ओवर हियर, बीच में, डोर के बीच में. सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन पोजीशन ऑफ फोर्स, चेंज इन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैंने जगह चेंज कर दिया फोर्स अप्लाई करने का, तो फर्क क्या पड़ा? मोमेंट आर्म पे. मोमेंट आर्म का वैल्यू हो गया डिक्रीज. एज पर द फॉर्मूला, if moment arm decreases, then torque will also decrease because they are directly proportional. Correct है कि नहीं? So torque decrease हुआ मतलब क्या? मतलब rotational effect decrease हो जाएगा. So जितना डोर रोटेट हो रहा था पहले, उतना अभी रोटेट नहीं होगा, उतना ही फोर्स अप्लाई किया है. समझ रहे कि नहीं? The same force you have applied at both the points, but इधर the rotation is more, here the rotation is less. अब समझ लो, किसी ने फोर्स एग्जैक्टली इधर अप्लाई किया है, quite near to the axis of rotation, एकदम नजदीक आ गया. देखो, सो इधर तो मोमेंट आर्म का वैल्यू और कम हो गया. कितना कम हो गया? देखो, एकदम कम हो गया. ठीक है, दिस इज स्टिल डिक्रीज, तो टॉर्क का वैल्यू तो और डिक्रीज हो जाएगा. मतलब रोटेशन का तो भूल ही जाओ, कितना भी फोर्स लगा दो आप इधर ये पॉइंट पे, डोर को रोटेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज टॉर्क डिक्रीज हो गया. गेटिंग ऑन? सो
ये डिस्टेंस भी मैटर करता है, which is called as moment arm. ठीक है? So I hope you got a fair idea what is torque. Torque मतलब rotational effect. अब हम definition पे जाते हैं. The ability of a force to produce rotational motion. Easy. Force हमेशा ऐसा मत समझो कि चेयर को आगे या पीछे घसीटने के लिए है. It is always push or pull. No. फोर्स की वजह से रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है, बट उसके लिए मोमेंट आर्म चाहिए. सो जब फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो टॉर्क बोला जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड डोर के एग्जांपल से कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है. ओके, एंड रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट में, तो मोमेंट आर्म इंक्रीज करो. करेक्ट और नॉट? इंक्रीज दिस वैल्यू, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ टॉर्क. टॉर्क बढ़ा मतलब रोटेशन भी बढ़ेगा. इसलिए ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कभी भी एक्सिस से दूर रखो. जैसे इधर यहां पर फोर्स अप्लाई करो, सो ये वैल्यू इंक्रीज हो गया एंड अकॉर्डिंगली टॉर्क इंक्रीज होगा एंड रोटेशन इज सिंपल टू बी अचीव्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स कम टू दिस पार्ट टू अंडरस्टैंड टॉर्क अगेन इन अ सिंपल वे. ठीक है, ये एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ स्पैनर. स्पैनर मतलब पाना, ठीक है, एंड उससे एक नट या फिर बोल्ट को खोलना है. सो स्पैनर में देखोगे तो हमेशा ये वाला पार्ट लेंथी होता है, ठीक है, बड़ा होता है, सो दैट आप उधर होल्ड कर सको, उसको घुमा सको. करेक्ट है जी? सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओपन दिस, आप हमेशा फोर्स इधर ही अप्लाई करोगे, मैक्सिमम फोर्स यहां पर अप्लाई करोगे. रोटेशन यहां पर होने वाला है, सो यहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. सो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस will be termed as moment arm. ठीक है, right now you can observe moment arm का वैल्यू काफी है. so ये फोर्स की मदद से डेफिनेटली ये घूमने का चांस है. ठीक है, बट अगर मैंने आपको एक स्पैनर पाना दे दिया ऐसा, now what do you think? अब क्या होगा? अब यहां पर आप फोर्स अप्लाई करो, चांसेस है कि कुछ भी नहीं हो, कुछ भी ना हो. द रीजन इज मोमेंट आर्म इज नाउ डिक्रीज्ड. बट दिस एग्जांपल, वन लास्ट एग्जांपल, जब ट्रक बसेस के टायर्स में जो नट बोल्ट रहता है उसको जब खोलना होता है, तो कभी रास्ते पे देखा होगा कि जो मैकेनिक होते हैं उनके पास एक लंबा सा रॉड रहता है, ठीक है, एंड वो रॉड के ऊपर वो लोग चढ़ जाते हैं and they start jumping on that rod, तब जाके वो नट बोल्ट खुलता है. You must have observed this. So that huge rod is there to increase the value of this moment arm, and उनका खुद का वेट, मैकेनिक का पूरा वेट वो रॉड पे वो लोग डाल देते हैं, जंप करते रहते हैं, एंड दैट फोर्स जो उनका वेट है, ये दोनों मिलकर फाइनली रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड finally it turns the nut bolt of this wheel of the buses and trucks. ठीक है, so this is how torque is done. One last part from this topic torque is this is in vector form. okay, तीनों पे arrows दे दो, मतलब क्या? torque भी एक वेक्टर है, मोमेंट आर्म डिस्टेंस है बट फिर भी वेक्टर है. ओके, एंड जब हम वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ते थे सेकेंड चैप्टर में, आई रिपीट, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, उसमें ये एग्जांपल हमेशा फिट होता है. व्हाट वाज द डेफिनेशन ओवर देयर? वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स का डेफिनेशन याद करो. टू वेक्टर्स व्हेन मल्टीप्लाइड, द आंसर इज आल्सो अ वेक्टर, देन इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो यहां पर भी देखो वैसा ही है, दो वेक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन किया है और इसका जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर है. ओके, अब इसका अगर डायरेक्शन फाइंड करना है,
then how you are going to do? You are going to apply your right hand palm rule. ठीक है, याद आ रहा है? Let us consider here is vector p, here is vector q. तो आपको आपका palm फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है. लाइक p क्रॉस q अगर फाइंड कर रहे हो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, देन टर्न इट लाइक दिस इन द सेकंड वेक्टर डायरेक्शन. फिंगर्स को टर्न करो तो थंब जहां पर आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ r. सो राइट नाउ द थंब इज कमिंग टुवर्ड्स u, बट मैं ये बोर्ड के बाहर नहीं दिखा सकता बोर्ड में, बट ऐसा ऊपर के साइड दिखाता हूं. दिस मींस कि बाहर आ रहा है. ठीक है, r का वैल्यू बाहर आ रहा है. अब इन दिस केस आई विल चेंज दिस. p के बदले r है, q के बदले f है एंड इसके बदले टॉर्क है. ओके, सो momentum turn towards the force and this gives you the direction of torque which is coming towards you. ठीक है, एंड इसका अगर यूनिट देखने जाओ, अगर ये आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो याद करो मैग्नीट्यूड में लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा. ठीक है, एंड इफ यू राइट द यूनिट्स, इसको सॉल्व करोगे सम्स में एंड टॉर्क का वैल्यू आ भी गया तो यूनिट तो लगाना ही पड़ेगा. सो यूनिट विल बी फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर. सो यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर. नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट इज मोमेंट ऑफ कपल एंड इसमें भी टॉर्क वर्ड यूज किया है. ओके, सो कपल ऑब्वियसली टू इन नंबर, कपल का मतलब दो जन तो चाहिए. ओके, सो दो जन है वो दोनों फोर्सेस है, सेम फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अब ये दोनों फोर्सेस मिलकर भी तो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो जहां रोटेशनल इफेक्ट होता है वी यूज अ वर्ड टॉर्क. इजी ना, एग्जांपल समझते जहां पर ये ऐसा रोटेशनल इफेक्ट देखने मिलता है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज अ टैप. जो घर का नल होता है टाइटली बंद किया है, तो अगर उसको आपको खोलना है देन यू विल हैव टू अप्लाई टू फोर्सेस. ठीक है, वन फ्रॉम योर फर्स्ट फिंगर एंड अनदर फ्रॉम योर थंब. ये दोनों फोर्सेस मिलकर आप उसको ओपन करते हो. ठीक है, तो दो फोर्सेस आ गया. ठीक है, सेकंड एग्जांपल इज अ स्टीयरिंग व्हील. although people can use their one hand also, ठीक है, फॉर ड्राइविंग, बट यूजुअली स्टीयरिंग व्हील में भी समझ जाओ. ठीक है, देयर आर टू फोर्सेस इन्वॉल्व. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर यू आर सपोज्ड टू यूज टू फोर्सेस. अब ये जो दोनों फोर्सेस है वो कैसे होने चाहिए? दे शुड बी इक्वल. ठीक है, सो आई राइट ओवर हियर टू फोर्सेस व्हिच शुड बी इक्वल. ठीक है, एज वेल एज दे शुड बी ऑपोजिट. सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. स्टीयरिंग व्हील का एग्जांपल लो, ये अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा लाइक दिस. करेक्ट है कि नहीं? इवन यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टैप. ओके, एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डेफिनेटली दूसरा फोर्स क्लॉकवाइज होना चाहिए. ओके, सो टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस. एंड वन मोर थिंग, दे शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स. वो भी बहुत जरूरी है. चलो ये तो डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं. समझ लो ये रॉड को घुमाना है. ठीक है, सो एक फोर्स यहां पर अप्लाई करो, दूसरा फोर्स यहां पर अप्लाई करो, तो ये घूमेगा. बट ये दोनों इक्वल होना चाहिए. देखो ऑपोजिट भी है. विद दैट दे शुड बी एट सम डिस्टेंस. दोनों फोर्सेस में कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए. अगर समझ लो ये फोर्स इधर ही ड्रॉ किया होता तो अपवर्ड और डाउनवर्ड तो कैंसिल हो गया, तो थोड़ी रोटेशन होगा. सो देयर शुड बी सम डिस्टेंस. ठीक है, टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस एट सम डिस्टेंस. ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाइड एट सम डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, सो ये हो जाता है कपल. एंड
कपल की वजह से भी डेफिनेटली रोटेशनल इफेक्ट तो देखने मिल ही रहा है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क. गॉट एन आइडिया? अब यहाँ क्या फॉर्मूला होगा टॉर्क का? So let me tell you the formula of torque is going to remain the same. बट इधर एक ही चेंज है. ये जो मोमेंट आर्म था वो इस बार होगा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. प्रीवियस केस में क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट विच फोर्स वाज अप्लाइड. उनके बीच में डिस्टेंस था. This time the distance between the two forces is to be substituted over here. ठीक है? अब फोर्स का किसका वैल्यू लेने का? दोनों लेना है? नो, कोई भी एक वैल्यू लेना है. दोनों इक्वल है ना, कोई भी एक ले लो. ओके, अगेन यूनिट आप समझ जाओ, सेम ही आएगा. यूनिट ऑफ टॉर्क इज गोइंग टू कम एज न्यूटन मीटर. So this was an introduction of moment of couple. There are some properties of moment of couple which we are supposed to understand. So students, there is one property of couple which I have written on the board. We are supposed to understand the meaning of this deeply. ये एक लाइन को समझने में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. The moment of couple about any point in its plane is constant, always constant. मतलब अगर आप कपल फाइंड कर रहे हो, मोमेंट ऑफ कपल अराउंड एनी पॉइंट ऑन दिस रॉड, द आंसर विल कम फिक्स आएगा. जैसे मोमेंट अबाउट पॉइंट सी फाइंड किया, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी फाइंड किया, ठीक है, आपका आंसर सेम आने वाला है. लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो मोमेंट फाइंड करने के लिए हमको एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, विच इज अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है that will be taken as positive. अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स फाइंड मोमेंट अबाउट पॉइंट बी. पहले मोमेंट अबाउट पॉइंट बी फाइंड कर लेते हैं. ये रहा वो पॉइंट बी. अब मोमेंट फाइंड करना है तो फोर्सेस देखने पड़ेंगे. सेकेंडली उसका डिस्टेंस वो पॉइंट से देखना पड़ेगा. तो पहला फोर्स मुझे ये दिखता है F. इसका डिस्टेंस B से will be written as BC. अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या है ये देखो. इसको है ना B की तरफ लेके जाओ. लाइक ये फोर्स B की तरफ ऐसे आएगा. इट कैन नॉट गो रिवर्स. ऐसा ज्यादा घूम के नहीं जाएगा कभी भी. इट विल टेक द शॉर्टर पाथ. ऐसा करेक्ट है. सो दिस इज कमिंग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव लेना है. सो ये पॉजिटिव लेना है. आई रिपीट दिस अगेन. हमने किया क्या? मोमेंट ऑफ कपल या तो फिर टॉर्क. ठीक है, हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं. टॉर्क में दो टर्म्स होता था. एक होता था फोर्स, दूसरा होता था उसका डिस्टेंस. सो फोर्स लिख दिया एंड डिस्टेंस कौन से पॉइंट से लोगे? बी से लोगे आप, क्योंकि बी से फाइंड कर रहे हो ना. सो वो डिस्टेंस है बीसी. ओके, एंड फिर ये फोर्स को वो पॉइंट पे घुमाना है. देयर आर टू वेज टू टर्न इट. एक तो आप सीधा सीधा घुमा दो नजदीक वाला रूट, दूसरा तो ऐसा घुमा. समझ जाओ आप मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, लॉन्गेस्ट वे, लॉन्ग कट भी कर सकते हो, बट हमको लॉन्ग कट में जाना नहीं है. ओके, नेक्स्ट एक और फोर्स इधर भी है. देखो, देयर इज वन मोर फोर्स ओवर हियर. सो आई विल राइट F इनटू इसका डिस्टेंस B से कितना होगा? AB. अब ये B की तरफ कैसे घूम रहा है? इट इज गोइंग लाइक दिस. करेक्ट, सी इट इज गोइंग लाइक दिस. सो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया. सो सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज I will write this also as positive. So F common, BC plus AB, F into, carefully observe, BC plus AB. So ये मिलकर बन गया AC. So ये आपको फाइनली वैल्यू नहीं बट मोमेंट ऑफ कपल का एक इक्वेशन मिल गया. ठीक है, लेट्स फाइंड मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट C. अब C पे फाइंड करने में एक ही फोर्स आएगा. क्यों? बिकॉज ये जो फोर्स है वो तो C से ही पास हो रहा है. सो मैं वो फोर्स को लिख देता हूं. बट इफ आई आस्क यू उसका डिस्टेंस C पॉइंट से क्या है, देन द आंसर कम्स एज 0. उसका पॉइंट C पॉइंट से तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है बिकॉज C से ही पास हो रहा है.
सो डिस्टेंस में 0 आएगा, ठीक है, डन। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, पहला टर्म तो 0 हो गया, बट दूसरा फोर्स इधर है वो लिखना पड़ेगा। उसका डिस्टेंस C से कितना है, इक्वल टू AC, एंड वो भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यू कैन सी, सो ये आएगा प्लस, सो दैट इज हाउ F into AC, करेक्ट, सेम आया। लेट्स फाइंड मोमेंट अबाउट A। अगेन इसमें ये वाला फोर्स कंसीडर नहीं हो सकता, द रीजन इज सिंपल, A से ही पास हो रहा है, सो A से उसका डिस्टेंस क्या है, फोर्स का डिस्टेंस पॉइंट A से कितना है, 0, क्योंकि उधर से ही पास हो रहा है, सो एक टर्म तो 0 हो गया, दूसरा टर्म इधर है फोर्स, उसका डिस्टेंस A से कितना है, AC, ये कैसे जाएगा A की तरफ, इट विल ऑल्सो टर्न एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस, so that is how F into AC, moment about A, same constant, देखो फिक्स वैल्यूज आ रहा है। अभी एक लास्ट पॉइंट बचा है, मोमेंट अबाउट D। चलो सबसे पहले उसके नजदीक वाला फोर्स ये रहा, F, उसका डिस्टेंस D से कितना है, AD। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये जो फोर्स है वो ऐसे टर्न होगा, इट विल टर्न लाइक दिस, सो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, बराबर, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। दूसरा फोर्स इधर है, उसका डिस्टेंस B से DC, लॉन्ग डिस्टेंस DC, ठीक है, ये कैसे घूमेगा D की तरफ, इट विल आल्सो टर्न एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। चलो F को कॉमन ले लिया इसमें, पहले मैंने DC लिख दिया एंड देन माइनस AD, केयरफुली ऑब्जर्व, DC में से अगर AD माइनस कर दोगे, आई रिपीट, DC में से AD माइनस कर दोगे तो बचेगा आपके पास AC, एंड दैट इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व कि इधर भी कांस्टेंट ही आया। नाउ यू रीड दिस लाइन अगेन, मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट A B C D is always constant. So students, there is one more property of couple that we are going to study. The property is moment of couple is independent of the axis of rotation. मतलब axis of rotation अगर change भी हो जाता है बॉडी के अंदर तो भी moment of couple का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ओके। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी प्रीवियस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, वहां जो पॉइंट्स थे A B C D उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है A B C D अलग अलग पॉइंट पे हमने फाइंड किया, आया ना कांस्टेंट, सो वैसे ही इधर भी वैसे ही कुछ है, बट दिस इज अ थियरी क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज, तो उसको प्रूव करना है, एंड सिंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो डायग्राम भी आपको टेक्स्ट बुक का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम से अभी समझते हैं, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू। हम क्या करने वाले, हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्स्ट डायग्राम, एंड इधर सेकेंड डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंसेस दिया हुआ है, फर्स्ट फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x, सेकेंड फोर्स का डिस्टेंस y, एंड दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा हम r से डिनोट करते हैं। सेम वे इधर भी देख लो, फर्स्ट फोर्स डिस्टेंस इज q, सेकेंड फोर्स डिस्टेंस इज p, एंड दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो पहला ये फोर्स है F, उसका डिस्टेंस वो पॉइंट से x, अब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सो यू कैन ऑब्जर्व ये ऐसे जाएगा, गेटिंग इट ऑन, सो ये ऐसे घूमता रहेगा, गॉट दिस, सो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, सो आई विल राइट इट एज प्लस, दिस वन उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से y, and observe this will also go anti-clockwise like this, correct, so anti-clockwise है इसलिए ये भी आएगा प्लस, f को लिया कॉमन,
x plus y, and you can observe x plus y will be giving you the value of r. That, let's come to this part. Here moment about axis. पहला फोर्स ये रहा F, उसका डिस्टेंस एक्सिस से Q, it is also going anti clockwise, you can observe like this, ऐसा घूमता रहेगा, ठीक है. So plus सेकेंड फोर्स F, उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से P, and now check it will go like this, just check this way, ठीक है. सो ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है. सो ये लेना पड़ेगा मुझे माइनस F कॉमन Q माइनस P. यू कैन ऑब्जर्व Q में से P कट कर दो, फ्रॉम दिस Q रिमूव दिस P, तो बच जाएगा आपका R. So that is how here also you got F into R. Here also you got F into R. So इससे आपको समझ गया होगा कि मोमेंट ऑफ कपल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, let's go for the numericals. 3 numericals we are going to take for this topic. So this is a solved example on page number 68. Theory question दिया हुआ है, बट वो वेरी वेल डायग्राम में भी समझ में आ जाता है, उन्होंने डायग्राम भी दे के रखा है. सो इन द डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व कि देयर इज अ वुडन प्लैंक. ओके, सो ये एक वुडन का लकड़ा है जिसका वेट है 30 kg. ओके, सो 30 kg को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, वेट है वो, तो सो 30 into 10 g का वैल्यू, स्मॉल g, ठीक है. सो वेट इज mg, 30 into 10, this will give you 300 न्यूटन. सो वुडन प्लैंक का जो वेट है वो हम दिखाएंगे इधर 300 न्यूटन. वेट हमेशा सेंटर में से ही दिखाया जाता है. ओके, सो ये जो डिस्टेंस होगा this will be equal to 1 meter because this is total 2 meters. अब ये वुडन प्लैंक को सपोर्ट के साथ हैंग करके रखा हुआ है, लटकाया हुआ है with the help of strings. ठीक है, ये वो दोनों वर्टिकल स्ट्रिंग्स है, ठीक है. एंड वो दोनों स्ट्रिंग में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर. गॉट दिस. सो स्ट्रिंग्स है तो डेफिनेटली टेंशन आएगा, यू नो दैट, रोप स्ट्रिंग, इसकी वजह से टेंशन आता है. सो T1 T2. अब बोला गया कि इनका मैक्सिमम बेरेबल कैपेसिटी 500 न्यूटन है, ठीक है. बेरेबल कैपेसिटी इज 500 न्यूटन, T1 और T2. Got this? And they have said कि इसमें एक पर्सन है, ठीक है, जिसका वेट है, सॉरी, मास है 50 kg. The mass of that person is 50 kg. एंड वो ये वुडन प्लैंक पे चलने वाला है. तो ये कितना चल पाएगा, एंड ज्यादा नजदीक आएगा तो वुडन प्लैंक टूट जाएगा, ठीक है. सो टिल व्हाट पॉइंट ही कैन वॉक विदाउट द वुडन प्लैंक गेटिंग ब्रोकन. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. देयर इज अ वुडन प्लैंक, ठीक है, जिसका मास है 30 किलोग्राम. ये वुडन प्लैंक को रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है with the help of strings. स्ट्रिंग्स के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है. ये स्ट्रिंग्स मैक्सिमम 500 न्यूटन का फोर्स बेयर कर सकते हैं. उससे ज्यादा हुआ मतलब टूट सकता है. ओके, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन दिस वुडन प्लैंक, ठीक है, एंड उसका मास है 50 kg. अब उनका क्वेश्चन ऐसा है कि ये पर्सन कितना चल पाएगा. यहां से समझो स्टार्ट किया उसने चलना, तो कितना चल पाएगा, एंड देन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड द स्ट्रिंग्स विल ब्रेक. सो मैक्सिमम लिमिट कितना है कि ब्रेक ना हो, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा सो दैट दिस डजंट ब्रेक. अब आप थोड़ा केयरफुली एनालाइज कीजिए. अगर ये पर्सन एकदम सेंटर में खड़ा है, ठीक है, तो पर्सन का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट हो जाएगा 500 न्यूटन. सो 500 प्लस 300 हो गया 800, बराबर. और ये जो 800 है वो दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे, 400 400. तो टूटने का चांस है नो, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी 500 का है.
बट अगर ये पर्सन इधर से चलना चालू किया एंड एकदम नजदीक आ गया, किसके नजदीक, T2 के नजदीक आ गया, तो ये जो T2 वाला स्ट्रिंग है उस पर प्रेशर बढ़ेगा एंड वो प्रेशर शायद 500 क्रॉस हो जाए एंड वो अगर प्रेशर 500 क्रॉस हो गया सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, सो वैसा ही हमको करना है, हमको अज्यूम करना है लेट द डिस्टेंस बी x फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द डिस्टेंस x एंड वो डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे फाइनली वो इक्विलिब्रियम में है। क्या इक्विलिब्रियम में है, ये वुडन प्लैंक इक्विलिब्रियम में, मतलब तभी वो टूट नहीं रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस से हल्का सा, ठीक है, 0.1 0.001 मीटर भी अगर ये पर्सन आगे गया तो वो टूट जाएगा। गॉट दिस? सो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है वी हैव टू अप्लाई मोमेंट्स। ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम we can apply moments. So let's apply moment about this point. ये पॉइंट को हम A कंसीडर करते हैं। ठीक है, so moment about A will be equal to, अब इक्विलिब्रियम में है तो यहां हम जब मोमेंट अप्लाई करेंगे that will be equal to 0। ठीक है, कैंसल आउट हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज कैंसल्ड आउट बाय क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए 0 ले सकते हैं। ठीक है, so let's apply the moment। पहला फोर्स मुझे ये दिखता है 300 इंटू, इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना है 1 मीटर। ठीक है, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज, यू कैन सी क्लॉकवाइज, तो ये ले लेंगे हम नेगेटिव। नेक्स्ट, बॉय का वेट कितना है, पर्सन का वेट 500 न्यूटन, चलो 500 न्यूटन, उसका डिस्टेंस T1 ये A पॉइंट से कितना है 1 प्लस x, 1 प्लस x, दिस विल आल्सो गो क्लॉकवाइज, यू कैन सी क्लॉकवाइज जाएगा, सो ये भी नेगेटिव। अब बारी आती है T2 की, T2 में कितना टेंशन है 500 न्यूटन, वो भी एक फोर्स ही तो है, टेंशन इज आल्सो फोर्स एंड इसका डिस्टेंस A पॉइंट से है 2। अब जरा एनालाइज करो, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, सो प्लैंक से दूर बनाया जाएगा टेंशन का डायरेक्शन, सो ये ए पॉइंट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यू कैन सी दिस विल गो एंटी क्लॉकवाइज, सो ये आएगा पॉजिटिव। ओके, T1 में भी फोर्स है 500 न्यूटन, वो भी तो लेना चाहिए, यस लेना चाहिए, बट वो तो पॉइंट ए से ही पास हो रहा है ना, देखो T1 इज पासिंग थ्रू ए, सो उसका डिस्टेंस 0, वो नहीं लोगे आप। ठीक है, 0 आएगा उसका आंसर। सो मोमेंट अबाउट ए इज 0, इसको सॉल्व कर दे, ये -300 होगा, ब्रैकेट ओपन, -500 x प्लस 1000, सो -800 प्लस 1000 will give you 200, so 0 is equal to 200 minus 500x, okay, and that is how 500x is equal to 200, so therefore x value is 2 by 5 which will give you 0.4 meters। ठीक है, so what do you understand कि अगर पर्सन ने सेंटर ऑफ द प्लैंक में से चलना स्टार्ट किया, सिर्फ 0.4 मीटर चल पाएगा बस, उसके बाद थोड़ा सा भी आगे गया यहां का टेंशन इंक्रीज होगा एंड समझ जाओ, ठीक है, इट विल ब्रेक। सो दैट इज हाउ दिस सम इज डन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड इसमें डायग्राम नहीं दिया है, सो हमको पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। So let's try to understand. There is a long wooden plank. ठीक है? So again, let us consider this is that wooden plank. 2 मीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है? ओके, उसका मास है 20 kg. So मास तो हमेशा बीच में से ही दिखाना है, like this. So 20 kg, इसको
सेंटर से दिखा है लाइक दिस इज 1 मीटर, कंसीडर दिस एज 1 मीटर, थोड़ा extend कर देते हैं. Okay, now it looks exactly at center, hope so, and it is pivoted at 0.5 meter from either end. This is very important. देखो, it is pivoted 0.5 meter from either end. So ये wooden plank को स्टेबल रखने के लिए नीचे कुछ होल्डर्स रखा है, pivot बोलते हैं उसको. Okay, so let us consider this is that pivot from either end. 0.5 meter इसका डिस्टेंस है. A person of 40 kilogram starts from walking from one of these pivots to the farther end. Again इधर एक पर्सन है जो कोई तो एक पिवोट पे खड़ा है, ठीक है, वन ऑफ दिस पिवोट्स, एक कोई तो पिवोट पे खड़ा है एंड दूसरे साइड वॉक करना स्टार्ट कर रहा है. ओके, हाउ फार कैन द पर्सन वॉक बिफोर द प्लैंक टॉपल्स. अब टॉपल्स का मतलब क्या है? उल्टा. जैसे समझ लो ये पर्सन ऐसा चलते 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 एकदम एच पे आ गया, तो आप समझ जाओ कि ये टॉपल हो जाएगा. गॉट एन आइडिया? अब ये 0.5 मीटर दिखाना बाकी है मुझे आइदर एंड से, मतलब यहां से ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है एंड ये डिस्टेंस भी 0.5 मीटर है. क्लियर? सो वी विल अज्यूम द सेम थिंग लाइक इन आवर प्रीवियस सम कि जब ये वॉक करना चालू कर रहा है, यहां तो कुछ नहीं होने वाला, पिवोट पे ही है. सेंटर में आएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पिवोट पे आएगा तो भी कोई तकलीफ नहीं है. पिवोट क्रॉस करके जब ये इधर एकदम एच पे आएगा, समझ लो ये डिस्टेंस इज x फ्रॉम वन ऑफ द पिवोट, द डिस्टेंस इज x. वहां पर ये जो रॉड है, प्लैंक है, सॉरी रॉड नहीं प्लैंक है, वो इक्विलिब्रियम में, मतलब टॉपल नहीं होगा. बस वो लास्ट पोजीशन है जहां पर प्लैंक इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, हॉरिजॉन्टल है. इससे उसने थोड़ा भी आगे वॉक किया, 0.001 सेंटीमीटर भी वॉक किया आगे, तो ये प्लैंक हो जाएगा टॉपर. ठीक है? सो लेट x बी द डिस्टेंस फ्रॉम pivot, from another pivot at which the plank is in equilibrium. Is in equilibrium. So equilibrium में हम क्या कर सकते हैं? We can apply moment. So moment about pivot. इसको हम जीरो ले लेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है. अब देखो कौन से फोर्सेस दिखते हैं आपको. आई कैन सी दिस वन. ठीक है, सो आई विल राइट 20, अच्छा केजी नहीं, किलोग्राम नहीं, न्यूटन में कर देते. ठीक है, 200 न्यूटन. सो 200 इज द फोर्स. उसका डिस्टेंस ये पिवोट से कितना होगा? जस्ट एनालाइज. सी दिस इज 0.5, दिस इज आल्सो 0.5, ये तो 1 मीटर हो गया, टोटल 2 मीटर है. सो पिवोट के बीच में डिस्टेंस होगा 1 मीटर. आई होप यू एनालाइज दिस करेक्टली. 1 plus 0.5 plus 0.5 हो गया 2. So now the question arises, फिर ये डिस्टेंस कितना होगा from center till one of the pivot? अगर दोनों पिवोट के बीच में 1 है तो ये होना चाहिए 0.5. ठीक है, तो यहां पर आएगा 0.5. फिर से चेक कर लो. फोर्स है 200 न्यूटन जो कि वेट है किसका? प्लैंक का. उधर से ये पिवोट तक 0.5 मीटर है. This is going, you can see clockwise. देखो ये clockwise जा रहा है, करेक्ट? पिवोट के अराउंड it is going clockwise. So यहां पर आएगा माइनस साइन. दूसरा फोर्स क्या है? ये पर्सन का जो वेट है, पर्सन का मास दिया है 40, सो वेट हो जाएगा 400. करेक्ट? सो अभी नेक्स्ट होगा 400. इट इज एक्टिंग लाइक दिस डाउनवर्ड. उसका डिस्टेंस ये पिवोट से कितना लिया है हम लोग ने? x. I repeat, पर्सन का वेट 400 न्यूटन डाउनवर्ड्स, उसका डिस्टेंस ये पिवोट से x, so into x. अब ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. यू कैन सी इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, लाइक दिस. सो ये आएगा प्लस. दिस वैल्यू यू कैन टेक एज 0 इज इक्वल टू, you can see 200 into half. 0.5 is half.
200 का half, this will give you minus 100 plus 400x. So therefore 400x is equal to plus 100, x is equal to 1 by 4, and that is 0.25 meter. Got this? So x का आंसर 0.25 मीटर मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस मिल गया हमको. बट क्वेश्चन को जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो. क्या पूछा है? हाउ फार कैन द पर्सन वॉक बिफोर प्लैंक टॉपल्स. अब उसने वॉक कहां से करना स्टार्ट किया था? उसने वॉक तो ये पिवोट से करना स्टार्ट किया था, बट हमने डिस्टेंस तो दूसरे पिवोट से फाइंड किया है. तो अगर यहां से स्टार्ट करो तो वो कितना डिस्टेंस वॉक कर पाया? 1 मीटर एंड प्लस x, दैट इज 0.25. सो टोटल कितना हो गया? 1 plus 0.25 is 1.25. So यहाँ पर actually last answer is going to be distance covered by the person. Distance covered is equal to 1.25 meter from first pivot. Okay, so this is how this sum is done. So students, this is the last sum for practice in this session. Okay, so ये मैंने MCQ से लिया हुआ है. Let me tell you, the MCQs in this chapter are really interesting. Okay, they deserve 3 marks. ठीक है, because इसको solve करते वक्त भी आपको समझेगा कि ये numerical का ही part है. And this MCQ again will clear these concepts that we are continuously taking regarding moments. ठीक है. So क्या दिया इसमें? एक यूनिफॉर्म रॉड है, डायग्राम बनाते हैं. देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास है 2m. सो वो जो मास रहेगा वो मुझे ऑब्वियसली सेंटर में ही दिखाना है, 2m. दिस टाइम आई एम गोइंग टू कंसीडर ओनली मास. इसको g से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं. ठीक है, डजंट मेक एनी चेंजेस. अगर g से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, सिर्फ मास रखते हो तो भी सेम आएगा, डोंट वरी. एंड उसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है लाइक दिस बाय टाइम स्ट्रिंग्स एट द एंड्स. सो यहां पर एक स्ट्रिंग है, इधर भी एक स्ट्रिंग है. सो स्ट्रिंग है तो टेंशन आने वाला है T1 T2 एंड टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. नाउ अ बॉय ऑफ मास 3m हैंग्स हिमसेल्फ एट 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड. सो ये जो लेंथ है रॉड का, उसके कुछ 1/3 लेंथ पे यहां पर लेट्स से देयर इज अ बॉय 3m. तो इसका टोटल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं l, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है लेंथ क्या है. सो ये जो लेंथ होगा जहां पर बॉय हैंग कर रहा है 3m, दिस विल बी l/3. 1/3 लिखा है इसलिए l/3. नाउ देयर क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ टेंशन इन स्प्रिंग क्लोज टू द बॉय टू दैट इन अदर स्ट्रिंग इज. सो ये बॉय के नजदीक वाला टेंशन क्या है? T1 डिवाइडेड बाय रेशियो लेना है दूसरा स्ट्रिंग का, दैट इज T2. सो दिस इज देयर क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. रॉड मास 2m, सेंटर से दिखाते हैं हमेशा, 2 स्ट्रिंग्स जिससे उसको होल्ड करके रखा है T1 T2. देयर इज अ बॉय हैंगिंग एट 1/3 लेंथ l/3 एंड T1 by T2 पूछा है. So let's solve this. What we are going to do is, ये rod definitely equilibrium में है, horizontal है, equilibrium में है, तो हम लोग moments apply करते हैं about any point. Let's say यहाँ पर ही apply कर लेते हैं at this point A. And as you know, since equilibrium में है, horizontal है, equilibrium में है, टूटा नहीं है, मतलब equilibrium में. Okay, so moment of A can be taken as 0, not 1. Okay, 0. ठीक है. So पहले लगा देते मोमेंट के वैल्यूज. सी दिस एंड दिस, ये दो देख सकता हूं मैं. So पहले 3m लगा देते. 3m ये मास, उसका डिस्टेंस A पॉइंट से है l/3. अब ये क्लॉकवाइज जाएगा, यू कैन सी दिस विल गो क्लॉकवाइज, सो आएगा नेगेटिव. देन 2m, इसका डिस्टेंस A पॉइंट से कितना होगा? एनी गेसेस? हाफ है. ठीक है. सो l/2, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर में दिखा है ना,
mass of the rod. तो this will be half L/2 होगा. ये भी clockwise जा रहा है, you can see. So ये भी आएगा नेगेटिव. देन ये भी तो आएगा, टेंशन भी तो एक फोर्स होता है. सो T2 उसका डिस्टेंस A पॉइंट से L, बराबर. द डिस्टेंस इज L and this will grow anti-clockwise. This will go anti-clockwise. So ये आएगा पॉजिटिव. अब इसको तो आप जीरो ले ही सकते हो बिकॉज रॉड इक्विलिब्रियम में है, टूटा नहीं है. इज इक्वल टू 3 कैंसिल, माइनस ml, 2 कैंसिल, अगेन माइनस ml, प्लस T2 into L. माइनस ml, ये माइनस 2 ml हो जाएगा. ओके, इधर आएगा तो प्लस 2 ml हो जाएगा. इज इक्वल टू T2 into L. L got cancelled, so therefore आपका T2 का आंसर आया 2m. टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग मिल गया. अब टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है अपवर्ड फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस. ये भी इक्विलिब्रियम का ही कंडीशन है. ठीक है, अगर कोई रॉड फिक्स है, स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, हिल नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस ही होगा, तभी ये पॉसिबल है. अगर कोई भी फोर्सेस एक्स्ट्रा है, जैसे समझ लो डाउनवर्ड फोर्सेस एक्स्ट्रा है अपवर्ड से, तो ये रॉड नीचे जाएगा. करेक्ट है कि? तो इक्विलिब्रियम में ये भी कंडीशन हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं. अपवर्ड फोर्सेस क्या क्या दिख रहा है मुझे? T1 एंड T2. डाउनवर्ड फोर्सेस मुझे क्या क्या दिख रहा है? 3m प्लस 2m. अगेन आई वुड से कि यहां पर आप ग्रेविटी ले सकते थे, नो डाउट यू कुड हैव टेकन ग्रेविटी, बट रेशियो है, सो G और G कट हो जाता अल्टीमेटली. ठीक है, ग्रेविटी कट हो जाता जब आप रेशियो लेते. सो मासेस से भी चला सकते हैं इसमें. सो T1 प्लस T2 का वैल्यू 2m is equal to 5m. So T1 is equal to 3m. T1 का आंसर भी मिल गया. और लास्ट स्टेप T1 by T2, 3m by 2m. ठीक है, 3 by 2. So that is how 3 by 2 is 1.5. This option you will find in this MCQ, which is our correct answer. So students, this is all about couple torque and its numericals. I hope you understood this, all the numericals and concepts perfectly. Thank you for watching this video.